हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है पॉलिटी। और पॉलिटी में हम जो है लक्ष्मीकांत का है ना 12 अध्याय तक हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे 13वां अध्याय, है ना। सेम टू सेम जो सिक्स एडिशन है ना लक्ष्मीकांत का, हम वही चीजें पढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि इसके बाद आपको क्या है, दिक्कत होने वाला है ही नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। हम ये पढ़ेंगे कि फेडरल सिस्टम क्या है ना। भारत ने कौन सा स्ट्रक्चर अपनाया है ना। फेडरल, और वो उसका कारण क्या है ना। तो वो सारा चीजें जो है हम इसमें कवर करेंगे, है ना। ये और हम पढ़ेंगे कि इसमें से और कौन कौन से देश हैं जो कौन सा सिस्टम अपनाया है, हम उसकी बात करेंगे। तो मेन रूप से हमें जो आज जो संघीय व्यवस्था है, हमें आज पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको जो है वो दिक्कत कभी नहीं आएगा, जीवन में नहीं आएगा, अगर आप सही से देखते हैं तो आप अंत तक बने रहिए। अब हम समझते हैं चीजों को। पेन ठीक नहीं है, चलो चेंज कर लेते हैं। ठीक है। राजनीतिक शास्त्रियों यानी राजनीतिक जो पढ़े लिखे वाले जो लोग हैं उनके अनुसार राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार। राष्ट्रीय सरकार का मतलब आप समझ सकते हैं कि सेंटर, केंद्र सरकार, और इसको आप समझ सकते हैं राज्य सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों में, है ना, एक एकल और संघीय में वर्गीकृत किया गया है या किया जाता है। यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच क्या संबंध है, इसके आधार पर हम क्या बोलते हैं कि एकल यानी एकात्मक और संघीय में वर्गीकृत किया जाता है। ये क्या मैटर है, हम इसको समझते हैं। परिभाषा के अनुसार एकल और एकात्मक सरकार वह है ना, जिसमें समस्त शक्तियां और कार्य केंद्र और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती है। यानी पूरा का पूरा पावर आ तो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है या स्टेट गवर्नमेंट में होता है। क्लियर है ना। उसी से को हम बोलते हैं एकात्मक सरकार या एकल सरकार, है ना। दूसरी ओर जो संघीय व्यवस्था है, जिसको हम फेडरल बोलते हैं, फेडरल सिस्टम है। इस संघीय सरकार वह सरकार है जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार का मतलब आपको ध्यान रखना है स्टेट गवर्नमेंट नहीं, प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार में विभाजित किया जाता है, यानी बांटा जाता है। ठीक है। यहाँ पर दो बातें हम पढ़ ली। पहला बात में हम पढ़े कि जो एकात्मक सरकार है या एकल सरकार है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो पूरा का पूरा पावर आ तो केंद्र सरकार में है या स्टेट गवर्नमेंट में है। ठीक है। तो उस सरकार को हम बोलेंगे एकल सरकार या एकात्मक सरकार। एक तो ये है। दूसरा हम क्या बोले कि जो सेंट्रल केंद्र सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच शक्तियों को बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे संघीय सरकार। क्लियर है। दोनों में अंतर है ना? और उसमें हम देख लेते हैं दोनों अपने अधिकारों यानी अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं, यानी दोनों अपना अपना अधिकार का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो कुछ एग्जाम्पल से बात समझते हैं कि जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, ये जो सारी सरकार है वो एक एकात्मक सरकार है। इसका क्या मतलब है कि या तो ब्रिटेन में पूरा का पूरा पावर सेंटर के पास है या पूरा का पूरा पावर स्टेट के पास है। यही चीज है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया। दूसरी तरफ है जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना, इसमें एक संघीय मॉडल है। और संघीय मॉडल का क्या मतलब है कि जो पावर है, पावर को बांटा गया है, विभाजित किया गया है सेंटर में और स्टेट के बीच। क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है।
यही चीज हम जो बात कर रहे थे कि संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार, केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है। वही चीज हम बोल रहे थे कि केंद्र सरकार बोला जाता है, और जो क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। फिर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम पढ़ेंगे कि संघीय एवं एकात्मक सरकार की विशेषताओं। क्या विशेषता है संघीय सरकार, संघीय और एकात्मक सरकार की क्या विशेषताएं, क्या नेचर है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो संघ शब्द है, संघ शब्द को लैटिन भाषा से लिया गया है और उसका मतलब होता है फ्यूडस। इसका अभिप्राय होता है संधि या समझौता, है ना। यानी संघ शब्द का क्या मतलब, संघ शब्द का ही मतलब है संधि या समझौता। क्लियर। और संधि और समझौता किसके बीच होता है, दो लोगों के बीच होता है, ए और बी के बीच होगा, है ना। यही तो होगा संधि और समझौता। यानी इस तरह संघ शासन एक नया राज्य, एक नया राज्य है, यानी संधि और समझौते के तहत बनाया गया है, जिसमें विभिन्न इकाइयों के बीच संधि या समझौते के तहत निर्मित किया गया है। क्लियर है। जैसे मान लेते हैं कि ए बी सी डी ये सब राज्य हैं, और ये सब संधि मिलके एक नया बनाया, उसी को ये बोल दिया है संघ। क्लियर है ना। या तो संधि किया है या तो समझौता किया है, यही चीजें हैं। संघों की इकाइयों को विभिन्न नामों से जानते हैं। जैसे अमेरिका को हम क्या बोलते हैं, राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका भी है क्या, एक संघ ही है। हम आगे बात करेंगे कि अमेरिका का निर्माण कैसे हुआ है, ये सारी बात करेंगे। कैंटोन बोला जाता है स्विट्जरलैंड में, प्रांत बोला जाता है कनाडा, गणतंत्र बोला जाता है रसिया। तो ये सारे जो चीजें हैं उसको हम बोलते हैं संघीय सरकार। अब यहाँ पर दो बातें और समझ लेना है। संघ शासन जो है के दो रूपों में निर्मित होती है। जैसा कि हम बताए कि संघ का सीधा मतलब है समझौता, या दो लोगों के बीच होता है। ये चीज निर्मित हो, एक तो एकीकरण और दूसरा है विभेदीकरण। ठीक है। पहला एकीकरण का मतलब ये होता है कि संघ का निर्माण तब होता है, पहले मामले में सैनिक कमजोरी वाले या आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य मिलकर एक बड़े और मजबूत संघ का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका ये कह क्या रहा है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है पांच जो है वो कमजोर राज्य है, और इनको सब मिलके जो है दबाया जाता है। तो ये पांचों मिलके एक क्या करेंगे, संघ का निर्माण कर लेंगे। समझ में। उसी टाइप से हुआ है अमेरिका का निर्माण। अमेरिका में ये हुआ कि पहले राज्य ही था, संघ नहीं था। तो ये जो राज्य, जितने भी राज्य हैं वो राज्य मिलकर ये क्या किया, किसका निर्माण कर दिया, संघ का, है ना। यही चीज है। तो उसी को हम बोलते हैं कि राज्यों का ये एकीकरण हो गया है। क्लियर। क्लियर कि आर्थिक रूप से कम सैन्य, सॉरी, सैनिक रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य मिलकर, है ना, एक क्या है, मजबूत जो संघ का निर्माण करते हैं। दूसरे मामले में है जो बड़ा एकीकृत राज्य है, संघ में परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए कि राज्य ही कोई इतना बड़ा है, उसी को क्या किया है, एक संघ बना दिया है। ये भी हो सकता है ना। और जहां जो है जो जहां राज्यों को स्वायत्ता होती है, अगर राज्य ने मिलकर संघ बनाया है तो पूरा पूरा पावर किसके पास होगा, राज्य के पास। नहीं, समझ रहे हैं ना। तो उदाहरण के लिए कनाडा भी जो है उसी का पार्ट है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। अमेरिका विश्व का पहला और प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है। जैसे अमेरिका की क्रांति कब हुई थी, 1775 से 83 के बीच, है ना। के बाद में जो है 1787 में ये बना है। क्लियर। अमेरिकी की क्रांति के बाद ही अमेरिका बना है। वहां पर कितना है, 50 राज्य है। और पहले 13 राज्य ही था, लेकिन उसको तोड़ तोड़ कर 50 राज्य मिला है। 50 राज्य मिलके क्या है, एक केंद्र का निर्माण किया है, एक सशक्त केंद्र का निर्माण किया है ना। और उसी का नाम ये लोग अमेरिका रख दिया है। क्लियर। और संघीय शासन में कनाडा, कनाडा भी काफी पुराना है, और इसको जो है
1867 में निर्माण किया गया। तो ये जो इतना जो बात है वो हम कर लिया। अब हम भारत के सेंस में बात कर लेते हैं कि अभी हम दो बातों पर चाहे बात किए कि पहला चीज है कि जो संघ का जो निर्माण होता है वो समझौते से होता है या संधि से होता है। उसी तरह से अमेरिका बना है ना। और संघ का मतलब है एकीकरण या विभेदीकरण, या तो छोटा छोटा राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करे या बड़ा राज्य ही क्या करे, संघ के रूप में प्रवेश करे। ये चीज है। भारत कैसे बना है, थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं। नहीं, तो भारत का जो निर्माण है हम उस पर बात कर लेते हैं। भारत के संविधान में संघीय सरकार को अपनाया गया है। यानी भारत भी जो है समझौता का क्या परिणाम है, भारत, वही चीज हम यहाँ पे पढ़े। संघीय सरकार का मतलब है संधि और समझौते के द्वारा बनाया गया है। संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को दो कारणों से अपनाया। मतलब किस कारण से अपनाया हम ये पढ़ रहे हैं। एक तो है कि भारत बहुत बड़ा है, और दूसरा है कि भारत में विविधता बहुत ज्यादा है, बहुत तरह के लोग रहते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है कि भारत को संघीय व्यवस्था अपनाया गया। दूसरा चीज है, उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में अभिव्यक्ति होगी। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा अभी। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें और क्लियर होता चला जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा चीज आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो संघीय व्यवस्था है और एकात्मक सरकार, मतलब एकात्मक व्यवस्था है या एकल व्यवस्था है, उसका क्या मतलब है ना। अगर कोई बात वहां पर नहीं समझ में आए तो यहाँ पर चीजें क्लियर समझ में आ जाएगा। आप नोट्स भी बना सकते हैं। संघीय में क्या हो सकता है, क्योंकि दो सरकार होगी, क्योंकि विभाजन होता है पावर का, तो दोहरी सरकार होगी। दोहरी सरकार में क्या होगी, अन्य राष्ट्रीय यानी केंद्र सरकार, क्लियर, और एक क्षेत्रीय यानी स्टेट गवर्नमेंट, ये हो। एकात्मक सरकार में क्या होगी, एकल राष्ट्रीय सरकार हो सकती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है, यानी राज्य बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है। जैसे ब्रिटेन वाले नहीं बनाए हैं, सिर्फ केंद्र ही केंद्र है वहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट ही है सिर्फ, है ना। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। लिखित संविधान, क्लियर, संविधान लिखा होता है। और एकात्मक में क्या होता है, संविधान लिखित भी हो सकता है जैसे फ्रांस में लिखा हुआ है, और यह लिखित भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन में नहीं लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट में हम संघीय में पढ़ते हैं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्ति का विभाजन, जैसा कि हम बात हो रहा है। और यहाँ पर क्या है कि शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता है, तथा समस्त शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में निहित होती है। जनरली क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में ज्यादा शक्ति होती है, एकात्मक सरकार, क्लियर है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान क्या है, सबसे ऊंचा है, संविधान की सर्वोच्चता है ना। और अगर एकात्मक की बात करेंगे तो संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है जैसे जापान में है, और नहीं भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन में, क्लियर। कठोर संविधान हो सकता है, यानी कठोर संविधान का मतलब है कि संविधान संशोधन करना मुश्किल है ना, यानी जितना मुश्किल होगा उसी को हम बोलेंगे कि ये संघीय व्यवस्था का चरित्र है, क्लियर। अगर आसान होगा तो इसको हम बोलेंगे एकात्मक व्यवस्था का चरित्र है, क्लियर। तो संविधान कठोर भी हो सकता है जैसे फ्रांस में, या लचीला भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन में। स्वतंत्र न्यायपालिका, है ना, और दूसरा है न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दुसदनी विधायिका हो सकता है, दुसदनी का मतलब है जैसे हमारे यहाँ क्या है, दुसदनी विधायिका का मतलब है कि केंद्र में भी दो सदन है और स्टेट में भी दो सदन है, तो उसी टाइप से जो है ये लोग काम करता है। यहाँ विधायिका दुसदनी हो सकती है जैसे ब्रिटेन में है ना, एक क्या है हाउस ऑफ कॉमन और एक है हाउस ऑफ लॉर्ड, क्लियर। और एक है चीन में क्या है, एक सदनीय विधायिका है, क्लियर। तो ये जो है ये दोनों अंतर है जो इसमें हम क्या बोले संघीय और जो एकात्मक का अंतर है। अब यही अंतर को हम लेके आगे बढ़ेंगे और वो हम भारत के सेंस में बात कर लेंगे।
क्लियर। अब यहाँ पर समझना है कि भारतीय भारत के सेंस में हम बात करते हैं कि संविधान में कहीं भी संघ शब्द का जो है वो प्रयोग नहीं किया गया है। पहला सवाल तो यही है, प्रयोग क्या किया गया है? इसके स्थान पर संविधान के अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ, यानी भारत को राज्यों के संघ के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। यानी भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अब इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा समझते हैं। राज्यों का संघ का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि जैसा अमेरिका में है कि सब राज्य मिलके क्या हुआ है, एक संघ का निर्माण किया है। ऐसा नहीं है। अमेरिका से अलग है। कैसे अलग है? भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्यों का संघ से दो बातें उभर कर आती है। पहला, वही चीज है, अमेरिका संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है। जैसा कि हम बताए कि सब राज्य मिलके क्या हुआ है, एक संघ का निर्माण किया है और उसका नाम रखा है भारत। ऐसा नहीं है ना? ये नहीं। यह क्या है, राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वो स्वयं को संघ से पृथक कर सके। यानी भारत कैसे बना? भारत बना कि भारत पहले एक संघ था और संघ से क्या बना है, ये राज्य बना है ना? उसी में बिहार बना, यूपी बना, है ना? तो इसको हम बोलते हैं, इसीलिए अमेरिका से अलग है। अमेरिका में पहले राज्य था और उन्होंने मिलकर संघ बनाया। भारत क्या है, उल्टा है। पहले संघ था और ये क्या हुआ, राज्य बनाया। और ये जो राज्य बनता है वो क्या है कि संघ से अलग होने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि बिहार चाहेगा कि अब हम भारत में नहीं रहेंगे, अब हमको मन उठ गया है तो क्या होगा, ऐसा संभव नहीं है। तो ये चीजें भी जो है आपको ध्यान में रखना है। वही चीजें यहाँ पर बताया गया है। क्लियर? यह है फेडरेशन जो है संघ है, और क्योंकि यह एक अविभाज्य है, अलग हो ही नहीं सकता है। तो अमेरिका के जैसा तो हमारा संघीय व्यवस्था है नहीं, ये चीजें क्लियर हो गया। तो हमारा व्यवस्था जो है, संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडाई मॉडल पर आधारित है। वही चीजें हम बात करते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्थाएं कनाडाई मॉडल पर आधारित है और एक अत्यंत सशक्त केंद्र होने के आधार पर कनाडाई मॉडल अमेरिकी मॉडल से सर्वथा भिन्न है ना? क्लियर है? यानी कनाडाई मॉडल अमेरिकी मॉडल तो अलग अलग है, हम समझ गए। भारतीय मॉडल कनाडाई मॉडल के समान है, यानी कनाडा से ही हम फॉलो किए। क्लियर? उसमें क्या है, केंद्र सरकार को ज्यादा पावर दिया है, सशक्त केंद्र। क्लियर? यानी भारतीय संघीय व्यवस्थाएं कनाडाई व्यवस्था से इन आधारों पर समानता प्रदर्शित करती है। क्यों? एक तो इसका निर्माण, कनाडा का भी निर्माण वैसे ही हुआ है कि केंद्र बना और उसके बाद डिवाइड करके क्या बना, राज्य बना। तो ये दूसरा है संघ शब्द की प्रमुखता से प्रयोग, जैसा कि भारत में भी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है ना? कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो वो चीजें हमें कनाडा में भी संघ शब्द का प्रयोग किया है। तीसरा है कि इसकी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, है ना? यानी राज्यों की तुलना में केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होना, इसलिए बात है कि ज्यादा शक्तिशाली है ना? तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि जो खासकर भारत के सेंस में बात करेंगे कि संविधान की संघीय विशेषता क्या है। अगर भारत का जो संविधान बनाया गया संविधान निर्माताएं द्वारा कब, 26 नवंबर 1949 को जो बनकर तैयार हुआ और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 ये लागू हो गया। तो ये जो संविधान है, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें हम ये देखेंगे कि जो संघीय व्यवस्था का चरित्र क्या है ना? क्योंकि हम बताए कि भारत जो है वो संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो उसमें कौन कौन सा जो शब्द है या नेचर है जिसको हम बोल सकते हैं कि भारत को भी हम क्या बोल सकते हैं, एक संघीय व्यवस्था वाला देश बोल सकते हैं। चलिए, पहला पॉइंट, द्वैध राज व्यवस्था। द्वैध का मतलब दो होता है। संविधान में संघ स्तर पर एक केंद्र सरकार है और राज्य स्तर पर भी है ना? जिसको हम
राज्य पद्धति को अपनाया, यानी दो, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। ठीक है। प्रत्येक को संविधान द्वारा क्रमशः अपने क्षेत्रों की संप्रभु शक्तियां प्रदान की गई है। यहाँ पर शक्तियां होना चाहिए, है ना। जैसे इसका मतलब ये हुआ है कि केंद्र के पास अलग शक्ति है और राज्य के पास अलग शक्ति है, और सब क्या होता है कि अपना अपना शक्ति का जो है वो प्रयोग करता है। इसका एक मतलब, जैसे केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामले में, जैसे राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दा है, जैसे रक्षा, विदेश विदेश मामले, है ना, मुद्रा, संचार आदि को देखती है। और दूसरी तरफ जो राज्य के सरकार है वो क्षेत्रीय मुद्दा को दे, क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के मुद्दे को देखती है। जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि से स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर को क्या है ये देखती है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा है लिखित संविधान है, तो ये भी एक संघीय चरित्र का रूप है कि भारत में क्या है, एक लिखित संविधान है। हमारा संविधान न केवल लिखित है वरन विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है ना। यानी जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर तैयार होगा, अभी ही बात की 26 नवंबर 1949 में। तो उस समय हमारे संविधान में क्या था, एक प्रस्ताव बना, प्रियम्बल, और टोटल आर्टिकल कितना थे, 395, और इसको 22 भागों में विभक्त किया गया है ना। और इनमें 8 अनुसूचियां थी। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। लेकिन अगर अभी हम बात करें कि वर्तमान समय में, यानी प्रेजेंट टाइम, कितना है प्रेजेंट टाइम का मतलब हम 2019 की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, 465 अनुच्छेद हो चुके हैं, और इसको 25 भागों में डिवाइड किया हुआ है, और 12 अनुसूचियां हैं। क्लियर है ये चीजें। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें केंद्र और राज्यों की जो शक्तियों और उनके प्रयोग की विस्तृत जो है विवेचना की गई है। इसमें वही सारी चीज लिखा है कि केंद्र कैसे कैसे अपना शक्ति का प्रयोग कर सकती है, राज्य कैसे शक्ति का प्रयोग कर सकती है ना, और उनके पास जिम्मेदारी क्या है। ये सारी बातें जो है इसमें लिखा हुआ है हमारा संविधान, है ना। वही चीजें जैसे जो हम बात कर रहे थे, शक्तियों का विभाजन है। आपको पता है कि हमारे संविधान में एक 7वीं अनुसूची है, इसमें हम 12 अनुसूची की बात कर रहे थे। 12 अनुसूची में 7वीं अनुसूची में क्या है, एक लिस्ट दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं संघ सूची, है ना। एक हम बोलते हैं राज्य सूची, और एक को हम बोलते हैं समवर्ती सूची। चलिए, तो इस सूची में क्या होता है कि पावर डिवाइड किया हुआ है, उसी चीज को हम आगे इसी में पढ़ते हैं। संविधान ने केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य एवं दोनों से संबंधित सूची निहित है। केंद्र में जो सूची है उसको हम बोलते हैं संघ सूची, राज्य की जो सूची है वो क्या बोलते हैं, राज्य सूची, और दोनों में है उसी को हम बोलते हैं समवर्ती सूची, यानी कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। क्लियर, कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। तो ये चीजें आपको जो है वो ध्यान में रखना है। केंद्र सूची का में जो 90 विषय है, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र के पास है। और शुरू में इसमें कितना था, 97 सब्जेक्ट था। राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में 59, मूल में कितना था, 66, है ना, यानी 66। और संवर्ती सूची में जो है वो 52 सब्जेक्ट अभी है, और पहले कितना था, 47। और समवर्ती सूची में, क्योंकि जैसे कि हम पहले ही बताए कि केंद्र, ये जो केंद्र सूची में जो भी सब्जेक्ट है, 90 विषय है, उसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र के पास, यानी संसद के पास। और राज्य सूची में जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, किसका है, वो है राज्य के पास, राज्य अपना कानून बनाएगी। लेकिन ये जो समवर्ती सूची है उसमें दोनों कानून बना सकती है, सेंट्रल भी और स्टेट भी। लेकिन अगर दोनों कानून बना दिया तो किसका कानून को वैलिड माना जाएगा, तो यहाँ पर माना जाता है कि जो सेंटर का जो कानून है वो स्टेट के कानून से ज्यादा वैलिड माना जाएगा, है ना। वही चीज यहाँ पर लिख सकते हैं कि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र की विधि प्रभावी होगी, है ना। ये चीजें, अगर सवाल ये उठता है कि मान लेते हैं कि कोई चीजें क्या है, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, केंद्र सूची में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में है, कहीं नहीं है, तो वो किसके पास जाएगा,
तो वो पावर जो है केंद्र के पास थी। क्लियर है? यानी अवशेषीय अर्थात जो किसी भी सूची में नहीं है वो केंद्र को दिए गए हैं। समझ में आया बात? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज है संविधान की सर्वोच्चता है कि सबसे ऊपर क्या है भारत में? संविधान ही है। और संविधान की सर्वोच्चता किसका नेचर है? वो है संघ का, संघीय सूची का या संघीय व्यवस्था का, जिसको आप बोलते हैं फेडरल सिस्टम। नहीं, संविधान सर्वोच्च है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानूनों के विषय में है इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें उच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। यानी इस तरह सरकार के जो घटक है यानी जो कंपोनेंट है सरकार जिससे काम करती है, विधायिका रूल बनाता है और उस रूल को इम्प्लीमेंट करने का काम क्या करता है? कार्यपालिका, जिसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव है ना। और एक होता है न्यायपालिका यानी इसको हम बोलते हैं जुडिशरी। क्लियर? इसका ये मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता ना हो, है ना, कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो संविधान में लिखा हुआ है ही नहीं, है ना, तो क्या होगा? तो वो जो ये जो कानून है, ये जो बिल है, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। और इसको क्या करेगा? वो करेगा रिव्यू, है ना। इसी को हम बोलते हैं जुडिशियल। और रिव्यू करने के बाद जब पाया गया कि नहीं 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 ये जो है उस संविधान में कहीं लिखा हुआ है ही नहीं, संविधान के अनुकूल है ही नहीं है कानून, तो इस कानून को क्या कर देगा? अवैध घोषित कर देगा। वही चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी को हम बोलते हैं संविधान की सर्वोच्चता। क्लियर? ये बात है। कठोर संविधान है, जैसा कि हम बताए कि कठोर संविधान का मतलब ये होता है कि संविधान संशोधन जो है, संविधान में जो संशोधन है वो मुश्किल है, यानी जल्दी होता ही नहीं, है ना। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है वो क्या होता है? वो बहुत मुश्किल है, उसी को हम बोलते हैं कठोर संविधान। और जहां पर संविधान आसानी से चेंज हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लचीला संविधान, है ना। जैसा कि हम पढ़े कि ब्रिटेन में ऐसा होता है। क्लियर? ये चीज है। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाई रखी जा सकती है जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। क्लियर है? वही चीजें सेम बात है। यद्यपि संविधान में संशोधन इस सीमा तक कठोर है जिसमें वो प्रावधान जो संघीय संरचना से संबंधित है, यानी भारत के सेंस में हम बात कर रहे हैं कि हम वैसे संविधान जो संघीय संरचना का रूप है, संघीय संरचना का मतलब वैसे सब्जेक्ट को आप चेंज कर रहे हैं जो केंद्र को तो प्रभावित कर ही रहा है, स्टेट को भी प्रभावित कर रहा है, उसी को हम बोलेंगे संघीय संरचना। और उसको हमें क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए क्या करना है कि केंद्र के जो लोकसभा या जो राज्यसभा है उसको हमें क्या करना है? विशेष बहुमत से जरूरत पड़ती है, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का क्या मतलब है? विशेष बहुमत का मतलब है कि क्या चीज है? एक है सदन का बहुमत, ये बात हम किए हुए हैं, सदन का बहुमत। और दूसरा है कि हाँ, प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो है वो 2/3। क्लियर? अब जैसे इसको हम क्लियर कर लेते हैं। सदन का बहुमत का मतलब यहाँ है कि मान लेते हैं कि लोकसभा में अगर है तो लोकसभा में 545 सीटें हैं, तो इसका बहुमत का मतलब क्या है कि 545 का आधा प्लस वन, तो ये लगभग 273-74 सीटें आता है अगर किसी के पास है। तो एक तो ये है। दूसरा है कि जिस दिन वोटिंग होने वाला है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, है ना। मान लेते हैं कि उस दिन जो लोग है 120 लोग आए हैं, तो दो 120 का क्या हो गया? 2/3 कितना हो गया? 40, यानी 80 लोग अगर वोटिंग के पक्ष में देंगे तो क्या होगा? लोकसभा से ये पास हो जाएगा और सेम प्रोसेस राज्यसभा में आएगा, है ना। एक तो ये है। अगर संघीय स्वरूप में है तो फिर ये क्या आ जाएगा? ये जाएगा विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब क्या है? यानी आधे से ज्यादा राज्यों, यानी भारत में टोटल कितने राज्य हैं?
28 राज्य, 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरेटरी है, सॉरी 8 ही है, 8 यूनियन टेरेटरी है। और 8 यूनियन टेरेटरी में क्या है कि जो 2 यूनियन टेरेटरी है दिल्ली और पांडिचेरी में, यहाँ पर क्या है, विधानमंडल है ना, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनता है, विधानमंडल है। तो 28 तो है ही और दो और है, तो कितना हो गया, 30। अब 30 में से आधे से ज्यादा, 30 आधे से ज्यादा कितना हो गया, 15, 15 प्लस एक आधा, 16 जो अगर विधानमंडल से साधारण बहुमत से पास हो जाता है, तब क्या होगा, संविधान संशोधन। कुल मिलाकर ये होता है कि अगर संघीय स्वरूप है तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ केंद्र नहीं, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से पास होना नहीं होता है, आधे राज्यों को, आधे राज्यों से अधिक के विधानमंडलों से भी पास होना होता है। क्लियर है, यही सेम बातें यहाँ पर लिखा हुआ है ना। मात्र केंद्र और राज्य सरकारों के समान संतुष्टि से ही संशोधित किए जाते हैं। इन प्रावधानों के संशोधन के लिए विशेष बहुमत एवं संबंधित राज्यों में से आधे से अधिक की स्वीकृति अनिवार्य है। क्लियर है, ये बात आपको समझना है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका, है ना। इसी में कि संविधान ने दो कारणों से उच्चतम न्यायालय का मतलब आप समझ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया है। जिसका एक कारण क्या है, दो कारण क्यों किया है भाई स्वतंत्र न्यायपालिका। पहला, एक न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापना कर। जैसा कि हम बताए कि क्या होगा कि अगर कोई कानून बनाती है तो क्या होगा कि अगर लगता है कि वो संविधान के अनुसार नहीं है तो क्या होगा, वो चला जाएगा कोर्ट और कोर्ट रिव्यू करेगा कि क्या होगा कि ये संविधान के अनुसार है या नहीं है। ठीक है, अगर संविधान के अनुसार नहीं होगा तो ये क्या होगा, खत्म। अगर सब सोच लीजिए कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी के गवर्नमेंट में क्या होगा, अगर कोर्ट स्वतंत्र नहीं होता तो क्या होगा, तो इस कानून को क्या हो सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है ना, है ना। तो अगर क्योंकि क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है तो वो क्या होगा, सही से जांच करेगा, नहीं, ये बात है के अधिकार का प्रयोग से कर सकती है, जिससे क्या होगा, संविधान की सर्वोच्चता को स्थापना किया। दूसरा है केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है विवादों को निपटारे के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट का दो काम है, एक तो है जुडिशियल रिव्यू करना और दूसरा है सेंटर और स्टेट के बीच कोई अगर रिलेशन है, रिलेशन खराब हो गया है, जैसे अभी बीजेपी का जनरली जो बंगाल से है, जो ममता बनर्जी का जो है उससे झगड़ा चलता है, अगर उससे रिलेटेड कोई विवाद होता है तो क्या होता है, उसको भी निपटारा करने का ये काम करता है। संविधान ने विभिन्न तरीके से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है, जैसे न्यायाधीशों की कार्यकाल की सुरक्षा, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो 65 साल, अगर हाई कोर्ट में है 62 साल, तो ये फिक्स है। निश्चित सेवा सत्य, निश्चित जो वेतन मिलता है उसको कम बेसी नहीं किया जा सकता है, तो ये सब सुविधा दिया है कि आपको दबाव में रहने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज है दुसदनीय विधायिका, ये चीज है, संविधान ने दुसदनीय विधायिका की स्थापना की है ना। एक है उच्च सदन जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, और ये क्या है, निम्न सदन जिसको आप लोकसभा बोलते हैं, है ना। दो है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं उच्च सदन है और इसको बोलते हैं क्या चीज, निम्न सदन। ये जो राज्यसभा है ये राज्यों को प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का प्रतिनिधि, और ये जो लोकसभा है ये है लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, लोगों का। क्लियर है, तो ये भी चीज समझना है।